हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले से बोला हुआ था कि थर्मोडायनेमिक्स का मेरा पार्ट 2 छूट गया था, तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां से मैंने वन शॉट रिवीजन थर्मोडायनेमिक्स का स्किप कर दिया था। ओके, तो बेटा आज का वीडियो में मेरा पूरा प्रयास है कि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपके सामने डिलीवर कर दिया जाए। ओके, तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट अ थर्मोडायनेमिक्स वन शॉट रिवीजन पार्ट 2 बच्चों। तो इससे पहले कि हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में स्पेशली क्या डिस्कस किया था, जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थे वो सारे बच्चों लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के हम लोग टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, जितने भी टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन आते हैं। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन का बच्चे मतलब सिंपली क्या हो गया कि जैसे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जैसे इंथैल्पी क्या होता है, जैसे इंट्रोपी क्या होता है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। तो पेन और कॉपी लेके बैठे रहेंगे, जहां जहां पर कॉन्सेप्ट आएगा, एग्जाम्पल आएगा, उनको आप अलग से नोट करते जाइएगा। ओके बच्चों, अब देखो सबसे पहले हमारे पास सिंपली क्या आता है, इंटरनल एनर्जी आता है बेटा। तो इंटरनल एनर्जी का सिंबल यू और ई से इंडिकेट करते हैं। तो यू का भी मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, एंड ई का भी मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है बेटा। तो देखो इंटरनल एनर्जी सिंपली नाम से सजेस्ट करता है कि इंटरनल का मतलब होता है सिंपली अंदर की जो एनर्जीज होती है। अब वो अंदर की एनर्जी बेटा स्पेशली क्या हो सकता है, वो देखो कई तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। अगर वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियस से होगा तो न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक से होगा तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो सिंपली एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर के जो एटम्स होंगे या जो उसके अंदर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या क्या समझो हरकत कर सकते हैं। तो उन्हीं सब का जो सम कर दोगे ना तो बेटा सिंपली कहलाता है इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो देखो मैंने इसमें क्या स्टेटमेंट लिखा है, every system having some quantity of matter is associated with definite amount of energy। यानी कोई भी स्पेशली सिस्टम होगा तो कुछ ना कुछ वो एनर्जी एसोसिएट करेगा। अब वो सिंपली बेटा सिंपली जैसे एटम्स है, तो एटम क्या ना वाइब्रेट भी कर सकता है। तो अगर वो वाइब्रेट करेगा तो उसको वाइब्रेशनल एनर्जी बोला जाएगा। अगर वो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से इंडिकेट करेंगे। फिर इसके बाद से ट्रांसलेशनल एनर्जी भी हो सकता है। तो देखो मैंने इन्हीं का जो समेशन होता है ना बच्चे, उसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। आई होप कि इंटरनल के बारे में समझ गए होंगे। तो सिंपली क्या हो गया, देखो इसमें ईटी का मतलब है, आप इसका पूरा नाम लिख लेना, टी मतलब है ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। बेटा इसमें ई आर का मतलब है रोटेशनल एनर्जी, वी मतलब सिंपली है वाइब्रेशनल एनर्जी, एन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और बी मतलब बेटा सिंपली क्या कहते हैं, ये वाइब्रेशनल बॉन्डिंग एनर्जी। यहाँ पर सिंपली ई मतलब है बच्चे बॉन्डिंग एनर्जी। ओके, तो इंटरनल एनर्जी पूरी तरह से क्लियर हो गया। इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जो सिस्टम के अंदर की जो एनर्जीज हैं इनके समेशन को ही इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। अब सिंपली बेटा जो मैथमेटिकल रिलेशन मैंने जो फर्स्ट लॉ में लिखवाया था, इसे पुराने वाले अगर लेक्चर में आप देखेंगे तो सिंपली इंटरनल एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। या तो उसमें आप हीट सप्लाई कर दो या तो सिस्टम पे आप काम कर दो। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, यानी कि मैथमेटिकली जो इंटरनल एनर्जी जो सम होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के सम के बराबर होता है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने पार्ट 1 में वो सारी चीजें मेंशन कर दिया था कि इंटरनल एनर्जी यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है हीट कैपेसिटी को लेकर के। तो सिंपली हीट कैपेसिटी से ही हमारा एंथैल्पी का आगे कॉन्सेप्ट जनरेट होगा बेटा। तो देखो हीट कैपेसिटी सिंपली क्या मतलब होता है, यानी कि सिंपली अगर मैथमेटिकल रिलेशन देखोगे तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी होता है। तो जरा देखो इसमें सीखते हैं। तो हीट कैपेसिटी द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। देखो हीट कैपेसिटी एक बल्क प्रॉपर्टीज है, यानी किसी क्वांटिटी को, यानी देखो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय इट्स 1 केल्विन। यानी किसी, जैसे मान लो देखो दिस इज द रॉड है, इस रॉड को 1 केल्विन से 1 केल्विन टेम्परेचर जब रेज करोगे या सिंपली इसको हीट करोगे तो जो उसे हीट रिक्वायर्ड होगा दैट हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। यानी सिंपली बेटा मतलब है किसी भी बॉडी को या सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जो हीट रेज होगा दैट हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। इतनी बातें क्लियर हो गया। एकदम सिंपलेस्ट फंडा है कि किसी भी क्वांटिटी को 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से जो हीट रिक्वायर्ड होगा दैट हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो हीट कैपेसिटी बेटा 3 टाइप आते हैं। टोटल हीट कैपेसिटी आता है, देन मोलर हीट कैपेसिटी है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है।
क्योंकि मैंने वन शॉट रिवीजन मेरा चल रहा है, तो इसको मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको डिलीवर कर दिए जाए। तो देखो हीट कैपेसिटी बेटा सिंपली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो टोटल हीट का मतलब सिंपली हो गया हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय यूनिट केल्विन। यानी जैसे तुम्हारे पास बेटा ये मार्कर है, तो इसको 1 केल्विन यानी सिंपली जो ये मास होगा इसको 1 केल्विन से यानी 1 डिग्री सेल्सियस से जो हीट रेज्ड होगा दैट हीट इज नोन एज टोटल हीट कैपेसिटी। बेटा सिंपली CT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई डेल्टा T आ जाएगा। सिंपल स्टोरी इसके लिए। अगला देखो मोलर हीट कैपेसिटी, तो जहां पर ये टर्म रिलेट करेगा मोलर, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 मोल के लिए बच्चे देखो जरा पढ़ते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर सब में कॉमन होगा, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 मोल, मोलार का मतलब 1 मोल से, 1 मोल बाय यूनिट केल्विन। यानी कि सिंपली बच्चे क्या हो गया कि 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से जो हीट रेज्ड होगा दैट हीट इज नोन एज मोलार हीट कैपेसिटी। तो सिंपली इसमें क्या लिखोगे, CM इज इक्वल टू Q बाई एन डेल्टा टी। एन क्या शो करेगा बच्चे, मोल को शो करेगा, एन इंडिकेट करेगा मोल को इंडिकेट करेगा। अब देखो बेटा सिंपली जब मोलर आ जाएगा स्पेसिफिक आ जाता है तो दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मैं पहले से बता चुका हूं कि ये क्वांटिटी पे नहीं, ये सिंपली बेटा सिंपली डिपेंड करता है ना तो क्वांटिटी पे ना ही सिंपली साइज ऑफ द सैंपल पे। ओके, तो इंटेंसिव सिंपली क्या होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। तो जितने भी मोलार प्रॉपर्टी आएंगे, जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएंगे, ये सारे के बच्चे क्या शो करते हैं, इंटेंसिव शो करते हैं। और जो हीट कैपेसिटी आएगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी एक बल्क प्रॉपर्टी है बच्चे, तो दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो कृपया पहले वाले लेक्चर को वन शॉट थर्मोडायनेमिक्स का देख करके आए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चे है, तो स्पेसिफिक फिक्स टर्म हो गया, यानी सिंपली जैसे मान लो कि ये 1 ग्राम सब्सटेंस है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आप उसको टेम्परेचर देते हो और जो उससे हीट रेज्ड होगा दैट हीट इज नोन एज स्पेसिफिक। तो जहां भी स्पेसिफिक आ जाएगा ना, स्पेसिफिक टर्म बेटा बड़ा फिक्स होता है। मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ में आएगा फिर समझो। स्पेसिफिक एक टर्मिनोलॉजी बड़ी फिक्स है, जहां पर स्पेसिफिक आ जाएगा तो समझ जाना फिक्स टर्म है। तो स्पेसिफिक क्या होता है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए यूनिट केल्विन से जो टेम्परेचर रेज्ड होगा दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चे C इज इक्वल टू Q बाई क्या आएगा, इसमें M डेल्टा T आएगा। M क्या शो करेगा, 1 ग्राम मास को शो करेगा। ओके, अब देखो कुछ इसके स्पेशल केस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि हीट कैपेसिटी में देखो हमारे टोटल क्या क्या इसके स्पेशल केस हो सकते हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पेशल केसेस, नेमली थर्मोडायनेमिक्स में लोग 4 प्रोसेस को पढ़ते हैं। आइसोथर्मल पढ़ते हैं, इसके बाद आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक पढ़ा जाता है। तो देखो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होगा तो देखो Q बाई डेल्टा T होगा। तो आइसोथर्मल बच्चे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम होता है। तो डेल्टा T क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो सिंपली Q बाई 0 यानी 1 बाई 0 मैथमेटिकल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो क्या शो करेगा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उसके लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी को शो करेगा। मेरी बात समझ गए। अगला देखो एडियाबैटिक बच्चे, तो एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है, तो Q क्या हो जाएगा 0। तो C इसके लिए क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एडियाबैटिक के लिए 0 शो करेगा। अगला देखो बच्चे आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक में सिंपली क्या होता है, बार को शो करता है प्रेशर का यूनिट। तो बेटा बार क्या शो करता है, प्रेशर का यूनिट शो करता है बच्चे। ओके, तो स्पेशली क्या शो करेगा, ये CV को शो करेगा, यानी CP। CP का मतलब हो गया हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि आगे चल करके हम CP और CV का जो रिलेशन बताएंगे तो ये आपको अच्छे से बेटा क्लियर होने चाहिए। तो CP का फुल फॉर्म क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगला बच्चे देखो आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इसको क्या शो करेगा, CV को शो करेगा। तो CV इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T होता है। आगे चल करके CP और जो CV है, तो क्योंकि CP जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को बच्चे एंथैल्पी कहते हैं। और जो CV होता है इसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। तो ये चारों टर्म आपको क्लियर हो गए। अभी डेल्टा G आप रहना तो मैं इसको आखिरी पढ़ाऊंगा। आ जाओ बच्चे इस स्लाइड में आ जाओ। अब इसके बाद देखो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया। तो देखो टोटल हमारे सिलेबस में बेटा 4 तरह के थर्मोडायनामिक फंक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहला क्या था, इंटरनल एनर्जी। अब बेटा सेकंड क्या आएगा, इंथैल्पी आएगा बच्चे, क्या आएगा, इंथैल्पी। अब देखो इंथैल्पी का बेटा सिंबल क्या होता है, H से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, H से। इंथैल्पी एक टेक्निकल टर्म है,
तो पेपर में बेटा चांसेस बन जाता है इसका आने का। तो इंथैल्पी बेटा सिंपली क्या होता है कि जब देखो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, तो इंटरनल एनर्जी स्पेशली क्या मेजर करता है, यानी सिंपली अंदर की एनर्जी को मेजर करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इंथैल्पी जो होता है ये भी एक हीट का मेजरमेंट करने का एक पैरामीटर है समझो, यानी स्पेशली अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को जो मेजर करते हैं उसका नाम है इंटरनल एनर्जी है। जब कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं तो उसका बच्चे नाम है इंथैल्पी नाम है। तो देखो मैंने स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखा है इसमें, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड इंथैल्पी। बेटा सिंपली इंथैल्पी का क्या मतलब है, हीट इज मेजर्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड इंथैल्पी। यहां तक क्लियर हो गया। सिंपली बच्चे फंडा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, इंथैल्पी कहलाता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का मेजरमेंट इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ये भी एक स्पेशल पॉइंट बच्चे। अब जरा देखो तो इंथैल्पी जो होता है यानी H से इसको शो करते हैं, ये इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। या बच्चे स्पेशली इसको मेंशन करोगे तो H क्या शो करेगा, U प्लस W, क्योंकि PV क्या होता है, वर्क डन होता है। तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के सम के इक्विवेलेंट होता है, H कहलाता है। अब बच्चे देखो इसमें मैं थोड़ा सा एक अलग से मैंने पॉइंट लिखा है, देखो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट मेजर किया जाएगा इसको क्या बोला जाएगा, इंथैल्पी बोला जाएगा, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट मेजर किया जाएगा उसका पैरामीटर का नाम है इंटरनल एनर्जी। ये ऑब्जेक्टिव बेटा क्वेश्चन बन जाता है, यानी विच हीट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सिंपली नाम आएगा इंटरनल एनर्जी, एंड विच हीट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, बेटा सिंपली नाम आएगा इंथैल्पी। तो प्रेशर पे जो हीट मेजर करोगे, प्रेशर को फिक्स करके जो हीट का मेजरमेंट किया जाता है उसका नाम है इंथैल्पी, और वॉल्यूम को कांस्टेंट करके जो हीट मेजरमेंट किया जाएगा नाम बच्चे इंटरनल एनर्जी बच्चे नाम है। कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट मेजरमेंट किया जाता है उसका नाम बेटा क्या है, उसका नाम है इंटरनल एनर्जी है। और जरा देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सिंपली जो इंटरनल एनर्जी को जो मेजर किया जाता है, दिस इज द हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब उस ऑपरेटर्स का जो नाम है जिसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम को फिक्स करके डेल्टा यू निकालते हैं, उस बेटा ऑपरेटर्स का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी यूज होता होगा। तो बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर सिंपली क्या ना, नाम बड़ा देखो खतरनाक है, तो बॉम्ब का मतलब धमाका वाला सिंपली नहीं बच्चे। तो कैलोरीमीटर क्या होता है, एक ऑपरेटर्स होता है जिसे हीट मेजर किया जाता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर सिंपली उसका बेटा ऑपरेटर्स का नाम है जिसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का मेजरमेंट करते हैं, उस ऑपरेटर्स का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम है। यहां तक बच्चे क्लियर हो गया। अब देखो सिंपली सबसे एक यूजफुल रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू करके आता है, क्योंकि ये एकेडमिक लेवल पे डेरिवेशन बेटा बन जाता है। तो डेल्टा एच क्या शो करता है, इंथैल्पी को, और डेल्टा यू क्या शो करता है, इंटरनल एनर्जी को शो करता है। तो देखो डेरिवेशन कैसे करोगे, तो मैं इसको शॉर्ट में निपटाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको एक एक करके लिखते जाना, मैं जब बोलता जाऊंगा। तो बेटा सिंपली क्या मान लिया, सपोज कोई एक रिएक्शन मान लिया, N1 एक गैस है एंड N2 भी गैस बेटा दिया गया है। तो रिएक्टेंट के लिए अगर हम लिखेंगे सिंपली क्या जानते हैं, PV इक्वल टू NRT होता है, हम सभी जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT होता है बच्चे। अब देखो रिएक्टेंट के देखो, अब मुझे स्पेशली इंथैल्पी लिखना है, तो इंथैल्पी बच्चे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होगा, प्रेशर फिक्स होगा, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे, टेम्परेचर क्या कर दोगे, कांस्टेंट कर दोगे, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, तो जो चेंज होगा वो वॉल्यूम चेंज होगा और मोल चेंज होगा। तो सिंपली मैं रिएक्टेंट के लिए क्या लिख सकता हूँ, PV1 लिख सकता हूँ, यानी प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम इसका रिएक्टेंट का V1 है, प्रोडक्ट का क्या लिख लोगे, V2 लिख लोगे। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है बच्चे, टेम्परेचर जो कि फिक्स रहेगा। N1 क्या होगा, रिएक्टेंट का मोल है, वो भी गैस में होना चाहिए। तो फॉर अ प्रोडक्ट क्या लिख लोगे, PV2 इक्वल टू N2RT लिख लोगे। अब देखो सिमिलरली बेटा क्या ना, रिएक्टेंट के लिए जो इंथैल्पी लिखोगे H1 लिख लोगे, तो इसके लिए क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन H इक्वल टू U प्लस PV होता है, तो H1 इक्वल टू U प्लस PV1 हो जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, H2 इक्वल टू U2 प्लस PV2 हो जाएगा। अब 2 में से एक को बेटा सिंपली क्या करो, माइनस कर दोगे,
देख लिए, प्रोडक्ट का देख लिए, H2 इक्वल टू U2 प्लस PV2 आ गया, इन दोनों को माइनस कर दो, सिंपल फंडा है। तो H2 माइनस H1 हो जाएगा, U2 माइनस U1 हो जाएगा। RT देखो दोनों में क्या ना, हमने सिंपली क्या किया, PV1 को बच्चे क्या कर दिया, पुट कर दिया, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है, RT होता है, तो N1 RT हो जाएगा। ऐसे ही PV2 रखोगे तो N2 RT हो जाएगा। RT क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो RT जब कॉमन लोगे तो N2 माइनस N1 आ जाएगा। अब देखो इसमें बच्चे N2 माइनस N1 को क्या लिख सकते हो, डेल्टा NG लिख सकते हो। तो बेटा सिंपली क्या हो गया, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG रिलेशन आ गया। ओके, अब देखो डेल्टा NG बेटा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट होता है। यानी जो भी आप इसमें देखोगे तो गैसियस प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो फेज लोगे वो गैस में होगा, लिक्विड में और सॉलिड में नहीं लिया जाएगा। अब जैसे बच्चे देखो इसमें क्या है, मेरे पास कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हूँ शॉर्ट में। देखो जैसे N2 गैस है, H2 गैस है, ट्वाइस अमोनिया गैस है, तो प्रोडक्ट में कितना है इसका मोल बच्चे, 2 है। रिएक्टेंट में N2 का 1 और H2 का 3 हो गया। तो बेटा सिंपली अगर डेल्टा NG निकालोगे इसमें तो 2 माइनस क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, तो इसमें डेल्टा NG की वैल्यू अमोनिया वाले में माइनस का 2 आ जाएगा। जब इसमें रखोगे ऊपर वाले इक्वेशन में ऐसे न्यूमेरिकल आ जाता है, इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है बेटा, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस डेल्टा NG की वैल्यू -2 आ गया, तो बेटा -2 RT आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके बराबर क्या है इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो N2 थ्राइस H2 ट्वाइस अमोनिया, 2 माइनस 4 करोगे तो -2 आ गया, यहाँ पुट करोगे तो -2 RT आ जाएगा। सिंपली फंडा ये है कि जो गैस के मोल है उनका लेना है, प्रोडक्ट के पहले मोल ले लो जो गैस में होंगे, माइनस क्या कर दोगे, रिएक्टेंट के जो गैस में मोल होंगे। अब देखो सिंपलेस्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो प्रोडक्ट में 1 है, रिएक्टेंट बेटा 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 इसका है, 1 Cl2 का है। तो प्रोडक्ट में जब जोड़ोगे तो 1 प्लस 1 कितना जब बच्चे 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो सिंपली 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा रिलेशन, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U RT बस सिंपली आ जाएगा। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन बच्चे, H2 प्लस I2 तो कितना आ गया, ट्वाइस HI आ गया। तो प्रोडक्ट में बेटा कितना है, 2, रिएक्टेंट में इसका H2 का 1 I2 का 1, तो 2 में से 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें जब पुट करोगे तो डेल्टा NG की वैल्यू 0, तो RT क्या हो जाएगा 0, डेल्टा H इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा U आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विच इक्वेशन इज करेक्ट या विच रिलेशन इज करेक्ट, डेल्टा H बिकम्स डेल्टा U, ऐसा कौन सा जो इक्वेशन है जो डेल्टा H और डेल्टा U बराबर आ जाए, तो उस केस में प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो सिंपली डेल्टा H बराबर डेल्टा U आ जाएगा। तो बेटा आई होप इतना आप अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब बेटा देखो इसी में एक और रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv आता है। तो 2 रिलेशन आपके बड़े इस चैप्टर में फेमस है डेरिवेशन करके, यानी डेल्टा H एंड डेल्टा U रिलेशन, यानी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT होता है। ऐसे ही Cp एंड Cv, Cp का भी मैंने बोला है, Cp क्या फुल फॉर्म होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा Cv क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो देखो रिलेशन मेरे पास क्या है, H इक्वल टू U प्लस Pv है, Pv इक्वल टू RT है, तो Pv की जगह पे क्या कर दोगे, RT पुट कर दो, तो देखो सिंपली आ जाएगा H इक्वल टू U प्लस RT आ गया। अब क्या कर दोगे बच्चे, डिफरेंशिएट कर दोगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dH बाई dt एंड du बाई dt प्लस R आ गया। अब देखो dH बाई dt जो होता है बच्चे, ये सिंपली Cv को शो करता है, क्योंकि देखो dH को रिप्लेस यहां से कर सकते हो। देखो इस Cp को यहां पर आप देखें, इस Q को क्या लिख सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो डेल्टा H से बच्चे, क्योंकि मैंने बोला है कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट मेजर किया जाता है उसको एंथैल्पी कहते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट मेजर किया जाएगा उसको क्या बोलोगे, डेल्टा H डिवाइड बाई डेल्टा T जो आएगा, या DH बाई dt जो आएगा वो Cp कहलाएगा। du बाई dt दिस इज द हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q बाई डेल्टा T होता है। तो इस du को क्या रिप्लेस कर सकते हो, Q से सिंपली बच्चे, तो Q बाई डेल्टा T तो आ रहा है, इसमें क्या आएगा, Cv आ जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का R हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया, सिंपली रिलेशन आ गया Cp इक्वल टू Cv प्लस R। अब Cv को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R आ गया। बेटा इसी का नाम है, दिस इज द मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, Cp माइनस Cv इक्वल टू R आ गया। एकेडमिक लेवल पे ये क्या है ना, कंटेंट काफी फेमस होता है कि डिराइव द मेयर्स रिलेशन, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू बच्चे R होता है। अब देखो इसमें जब इसका रेशियो निकालोगे तो Cp बाई Cv क्या आता है, गामा आता है। तो बेटा गामा सिंपली क्या होता है, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी, यानी कि सिंपली क्या ना, हीट कैपेसिटी के रेशियो को क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। अब अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग इसकी वैल्यूज होती हैं, इन वैल्यूज को आप अलग से याद कर लीजिए। मोनोएटॉमिक में सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है ट्राई एटॉमिक में।
मोनोटॉमिक बेटा सिंपली एग्जांपल क्या हो गया, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया। एग्जांपल देकर के गामा की वैल्यू पूछ लेगा। तो मोनोटॉमिक में कौन कौन एग्जांपल है, हीलियम, नियान, आर्गन। तो मैं बोलता जा रहा हूँ, एग्जांपल को आप लिखते जाएंगे बच्चे। डायटोमिक में सिंपली क्या हो गया, जैसे O2 हो गया, जैसे क्या हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे डायटोमिक में, जिसकी एटॉमिसिटी 2 होगा डायटोमिक, जिसकी एटॉमिसिटी 1 होगा मोनोटॉमिक, जिसका एटॉमिसिटी बेटा 3 हो जाएगा उसको ट्राइटोमिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे O3 हो गया, CO2 हो गया, दीज आर द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बेटा देखो हम लोगों ने दो तरह के पैरामीटर डिस्कस कर लिया, एक का नाम था इंटरनल एनर्जी और दूसरे का नाम है इंथैल्पी। अब बेटा सिंपली क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोपी है। देखो इंट्रोपी क्या ना कि बड़ा एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। सिंपली इंट्रोपी हमारा ये बताता है कि कोई रिएक्शन जो है जब सॉलिड से लिक्विड जाता है या लिक्विड से गैसियस जाता है, यानी इंट्रोपी एक ऐसा पैरामीटर है जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करने में काफी हद तक मदद कर सकता है। क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली बताता है कि जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, लेकिन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाता है कि रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो जब सेकेंड लॉ का शुरुआत होता है और फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक होता है, तो फर्स्ट लॉ का बेटा ड्रॉबैक क्या था, सिंपली अनेबल टू एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा इसका ये था कि सम रिएक्शन अकर इन नेचुरल डायरेक्शन, यानी कि वाई सम रिएक्शन अकर्स इन नेचुरल डायरेक्शन। जैसे बच्चे क्या ना कि कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते थे, तो क्यों स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक नया पैरामीटर आया जिसका नाम बच्चे है इंट्रोपी है। तो इंट्रोपी क्या ना, रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए अ न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड, इज कॉल्ड इंट्रोपी। अब देखो इंट्रोपी में सिंपली क्या बताया गया, जैसे लाइन पढ़ लेते देखो, तो बेटा सिंपली द इंट्रोपी यानी क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच इज मेजर अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। इसको अंडरलाइन करना बच्चे, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस को अंडरलाइन करना है, क्योंकि इंट्रोपी यही सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म है। तो बच्चे इंट्रोपी क्या है ना कि बिखरावपन या खुलेपन को इंट्रोपी कहा जाता है। यानी सिस्टम में सिंपली क्या है ना कि बिखरावपन बढ़ जाए, जैसे बिखरावपन बेटा बढ़ जाए तो उसको मेजर किया जाता है इंट्रोपी से। जैसे मैं तुम्हें प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाता हूँ, जब सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो बेटा सॉलिड के जो अंदर एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो काफी पैक्ड होते हैं, काफी क्लोज्ड होते हैं। जब वो लिक्विड में जाएंगे, जब वो कहाँ जाएंगे, लिक्विड में जाएंगे, तो सॉलिड से कंपैरेटिवली थोड़े लार्जर हो गए, थोड़े दूर दूर बिखर गए, तो उसमें क्या हो गया, रैंडमनेस बढ़ गया, बिखरावपन बढ़ गया, तो कहोगे एंट्रोपी बढ़ गया। अब लिक्विड से बच्चे गैस में आ जाओगे, तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एक यहाँ पर होता है तो कहीं दूसरी जगह पर है, कहीं मान चला कि फला जगह पर है। तो सिंपली क्या है कि उसमें कई कोने कोने में फैले होते हैं मॉलिक्यूल, यानी उनमें जो मॉलिक्यूल का बिखरावपन है सबसे ज्यादा होता है गैसियस में। तो इसी का जो मेजरमेंट कहलाता है इंट्रोपी कहलाता है। जैसे बच्चे मैं तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, हमारे सोसाइटी में क्या ना, जब लड़ाई झगड़ा होता है या सिंपली बच्चे क्या होता है, जब घर में बंटवारा होता है, तो जब घर में बच्चे बंटवारा होता है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो उससे क्या हुआ, रैंडमनेस बढ़ गया। घर का बंटवारा होना बच्चे सिंपली क्या है, उसमें बिखरावपन हो गया, लोगों के बीच में विखंडन हो गया। तो केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलोगे, एंट्रोपी बच्चे बढ़ गया। तो थर्मोडायनेमिक के हिसाब से सिंपली देखो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका दैनिक जीवन से कोई ताल्लुकात नहीं है कि मैंने बोल दिया कि सर ने बोला घर में बंटवारा हो गया, मतलब सिंपली क्या ना कि अच्छी बात है थर्मोडायनेमिक के हिसाब से। बेटा सिंपली क्या ना कि बंटवारा होना स्टेबिलिटी को दिखाता है, नो डाउट क्या ना कि चीजें अलग अलग हो जाती हैं, वो सिंपली सेंटिमेंटल को जोड़ता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा सिंपली क्या ना कि अलग थलग होना क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। यानी मॉलिक्यूल का बिखरावपन होना सिंपल क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। आई होप इतने मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा बच्चे। अब जरा देखो इसमें जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं, अगर आपसे पूछेगा राइट द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, बेटा ऑल थर्मोडायनेमिक फंक्शन आर स्टेट फंक्शन। जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं स्टेट होते हैं, ये इनिशियल और फाइनल पे सिंपली बेटा क्या करते हैं, डिपेंड्स करते हैं। यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यू, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे एंट्रोपी हो, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे इंथैल्पी हो, इनका एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन करना टफ टास्क होता है। तो बेटा सिंपली क्या हो गया, यानी ऑल द थर्मोडायनेमिक फंक्शन आर स्टेट फंक्शन। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तीसरा बच्चे सिंपली क्या होता है कि इनका एब्सोल्यूट मेजरमेंट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड बट चेंज कैन बी कैलकुलेटेड।
तो एंट्रोपी में बच्चे सिंपली क्या कहते हैं, जो यूनिट होता है जूल केल्विन इनवर्स होता है, क्योंकि एंट्रोपी के बच्चे फॉर्मूला आता है Q/T आता है। तो Q का फॉर्मूला जूल और टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, केल्विन इनवर्स हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एंट्रोपी समझ गए। एंट्रोपी के बाद क्या कहते हैं, जो बिखरावपन है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो देखो मैं इसी में क्या है ना कि कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूँ। जैसे आपको ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, प्रिडिक्ट साइन ऑफ एंट्रोपी। 3 एग्जाम्पल में आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि किसमें एंट्रोपी आपको बढ़ रहा है, किसमें एंट्रोपी आपको डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चे सिंपली क्या है ना, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्या है ना बिखरे हुए हैं। अगर 2H लिखा गया ऐसे मैथमेटिकली या सिंपली इक्वेशन के फॉर्म में, तो बेटा ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि दोनों में ये बिखरावपन है, मतलब दोनों हाइड्रोजन क्या है, ये अलग अलग है। समझो H+H करके ऐसे दिया गया है। जब बेटा सिंपली क्या है ना ये कंबाइन हो गया, तो कंबाइन होने से क्या हो गया कि ये केमिकली बॉन्डेड हो गया। जब केमिकली बॉन्डेड हो गया तो इसमें अट्रैक्शन क्या हो गया, हावी हो गया। अट्रैक्शन बेटा होने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम क्लोजर टू ईच अदर हो जाएंगे। तो जब 2 हाइड्रोजन ऐसे सेपरेट थे तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में एंट्रोपी ज्यादा था, प्रोडक्ट साइड में एंट्रोपी बेटा क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले वाले में एंट्रोपी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है ना, एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है बच्चे। अगला एग्जांपल देखो, SO2 है प्लस O2 है, SO3 गैस है। तो जो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड में 3 मोल है। तो सिंपली प्रोडक्ट में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चे, कम है। तो मैं डिफरेंट एग्जांपल पेश किया हूं ताकि आपको एंट्रोपी क्लियर हो जाए। तो प्रोडक्ट साइड में 2, रिएक्टेंट साइड में 3, तो सिंपली एंट्रोपी क्या करेगा, डिक्रीज कर गया। यानी सिंपली गैस जो है प्रोडक्ट साइड में वो कम है। अगर गैसेस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में ज्यादा होते तो एंट्रोपी क्या होता, पॉजिटिव होता बच्चे। अगला देखो, तो I2 गैस है और ये I2 सॉलिड है बच्चे। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में गैसेस का मॉलिक्यूल है, मतलब रिएक्टेंट साइड में बिखरावपन ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में बिखरावपन कम है। तो यहाँ भी एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आई होप इतना क्लियर हो कि ये तीनों एग्जांपल में एंट्रोपी क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो बच्चे अब नेक्स्ट चलते हैं, जो लास्ट एंड फाइनल पैरामीटर है जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी बच्चे है। तो गिब्स फ्री एनर्जी सिंपली क्या था, एक ऐसा पैरामीटर था जो स्पॉन्टेनियस को प्रेडिक्ट करने के लिए काफी हद तक यूज किया जाता था इसको। क्योंकि देखो रिएक्शन को मोर फिजिबल बनाने के लिए ये था कि जब रिएक्शन सॉलिड से लिक्विड जाए, लिक्विड से गैस जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेस वाला मॉलिक्यूल वो ज्यादा स्टेबिलिटी फील करता है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का जो गैस के एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर तक होते हैं। तो सिंपली क्या ना, जहां पर गैसियस फेज होगा हम ये कह सकते हैं कि वो वहीं तक रहना चाहता है, मतलब वो मोर अचीवेबल प्रोसेस है, यानी मोर उसमें फ्रीडम है। समझो एक तरह से कह सकते हैं कि मोर उसमें आजादी है, रैंडमनेस फ्री है। सिंपली बेटा समझ के मेरी बात को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके बच्चे, तो अब देखो डेल्टा जी क्या है कि एक ऐसा पैरामीटर है जो स्पॉन्टेनियस को या रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करने में काफी यूजफुल पैरामीटर माना गया। तो देखो इसका सिंपली क्या काम था, इट इज कैपेसिटी टू डू मैक्सिमम यूजफुल वर्क बच्चे डन बाय द सिस्टम। तो इसका डेल्टा जी का मैक्सिमम वर्क या फिर यूजफुल वर्क भी कहा जाता है, यानी जो सिस्टम का जो सिंपली वेस्टेज एनर्जी होता है और उसको किसी काम में तब्दील कर दो। जैसे सिंपली बेटा हम लोग ऐसे तो मैं फील कराता हूँ, जब आप पानी को बॉयल करते हो तो पानी का जो बॉयल करने के बाद जो वेपर बनता है ना, उस वेपर को किसी दूसरे काम में तब्दील कर दो, किसी दूसरे यूजफुल काम में कन्वर्ट कर दोगे, तो बेटा उस पैरामीटर का नाम कहते हैं डेल्टा जी कहते हैं। तो आई होप कि इतना मुझे पता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आया होगा। तो सिंपली क्या, जब समझ में नहीं आता तो रट्टा मार लिया करो, बस सिंपल फंडा है। तो इट्स कैपेसिटी टू डू मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। सिंपली क्या बच्चे है, सिस्टम की एक ऐसा कैपेसिटी जो मैक्सिमम वर्क या फिर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो डेल्टा जी का जो पैरामीटर होता है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, क्योंकि ये पैरामीटर याद कर लो, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी जब नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस कहलाता है, डेल्टा जी जब पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी जब जीरो आएगा बच्चे तो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ओके बेटा, एक रिलेशन और आता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टीडीएस आता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टीडीएस आता है, क्योंकि जिसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों एक साथ आ जाते हैं। इन दोनों को जब मिला देते हो तो क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी आ जाता है। क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों का समाहित हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी जो है बेटर क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनियस को प्रिडिक्ट करने के लिए। क्योंकि एंट्रोपी वगैरह में कुछ लिमिटेशन आ जाते थे, क्योंकि उसका जो सराउंडिंग होता है ना वो काफी वास्ट होता है। और गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा यूजफुल पैरामीटर आ गया जिससे स्पॉन्टेनियस को प्रिडिक्ट करना काफी हद तक आसान हो गया, क्योंकि इसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों का समाहित होता बच्चे।
इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, क्योंकि एक साइंटिस्ट है हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा राइट द इक्वेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, बेटा इसी का नाम है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टीडीएस होता है, टीडीएस, समझ गए बच्चे। अब देखो बेटा सिंपली इसके हम केस बना लेते हैं कि मान लो सपोज हम कोई रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो अब हम रिएक्शन को हमें नहीं पता कि सिंपली वो कितने टाइम पर होगा, कितना टेम्परेचर दे दें, कितना टेम्परेचर लो कर दे ताकि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये पैरामीटर बनाए गए थे। अब जैसे मान लो बच्चे रिएक्शन क्या ना, मान लो कि एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, हम सभी जानते हैं। अब डेल्टा एच से निगेटिव होगा तो हम ये ले सकते हैं। अब इसके दो केस बना सकते हैं, एक्सोथर्मिक में दो केस बन जाएगा, एंट्रोपी एक बार बढ़ा सकते हो, एक बार एंट्रोपी को घटा सकते हो। तो सपोज मान लेते हैं पहले वाले केस में एंट्रोपी बढ़ रहा है तो डेल्टा एच बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये निगेटिव है, ये सिंपली पॉजिटिव है, तो बेटा निगेटिव और ये निगेटिव है। जैसे मान लो कि आपका जो हीट है -30 है और टेम्परेचर क्या रखते हो, मान लो कि -30 रखते हो, तो -30 कितना होगा, -60 होगा। तो स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, यानी किसी भी टेम्परेचर पे यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो कुछ भी टेम्परेचर रखोगे रिएक्शन फिजिबल होगा, मतलब रिएक्शन घटेगा, समझो, मतलब घटेगा क्या, मतलब रिएक्शन अकर हो जाएगा, मतलब होता रहेगा, समझो, मोर फिजिबल रहेगा। अगला बच्चे देखो डेल्टा एच नेगेटिव रखो क्योंकि एक्सोथर्मिक है। दूसरे केस में क्या है ना, डेल्टा एच नेगेटिव कर दोगे, तो अब नेगेटिव कर दोगे तो बच्चे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब किस टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा, अब बेटा सिंपली क्या कहते हैं, अगर आप स्पॉन्टेनियस एट अ लो टेम्परेचर यानी टीडीएस का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम कर दो और डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड क्या कर दो, लार्ज कर दोगे। अगर लार्ज डेल्टा एच निगेटिव होगा, मतलब ये ज्यादा निगेटिव होगा, ये लेस पॉजिटिव होगा, अगर टेम्परेचर को लो कर दोगे, टेम्परेचर लो होगा तो बेटा डेल्टा जी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अगर एंट्रोपी निगेटिव होगा तो उस दौरान टेम्परेचर लोअर पे डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, दूसरा बेटा केस है इंडोथर्मिक में, तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच का दो केस ले लेते हैं, डेल्टा एच भी मान लो क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो अब सिंपली देखो ये पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो मैं इस वाली वैल्यू को क्या कर दूं, हाई कर दूं, यानी टीडीएस का वैल्यू हाई कर दोगे। सपोज एग्जांपल ले लो, डेल्टा एच बेटा 30 है, एग्जांपल दिमाग में सेट करोगे ना तो कॉन्सेप्ट फंडा है कि क्लियर हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर ये सब मैथमेटिकली नहीं समझ में आता ना तो एग्जांपल फील कर लिया करो। डेल्टा एच बेटा सिंपली क्या ले लो, 30 मान लो, 30 मान लो। इस वाले को सिंपली बेटा मान लो कि -500 मान लो, तो 30 में से -500 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, सिंपली 30 में से -500 करोगे तो 470 आएगा, निगेटिव के साथ आएगा। तो क्या समझ में आता है, इसको जितना ज्यादा हाई कर दोगे तो उतना ही डेल्टा एच से क्या करोगे, निगेटिव करना पड़ेगा। तो लेस वैल्यू से लार्ज निगेटिव किया जाएगा तो सिंपली क्या आएगा, डेटा माइनस में आएगा। तो स्पॉन्टेनियस होगा यानी एट हाई टेम्परेचर पे। तो बेटा ये ऐसा कंडीशन था जो रिएक्शन को फेवरेबल बताएगा कि किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अगला बच्चे देखो, अगर डेल्टा एच क्या है ना, निगेटिव ले लोगे, अगर निगेटिव ले लोगे डेल्टा एच पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीटेड। अगर दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, बेटा डेल्टा एच नेगेटिव कर दोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो ऐसा रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, नेवर स्पॉन्टेनियस। तो इंडोथर्मिक में जब एंट्रोपी डिक्रीज करता है तो रिएक्शन कभी कंप्लीट बेटा नहीं होता है। आई होप कि आपको डेल्टा जी समझ में आ गया अच्छे से, इंथैल्पी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करें, बार बार देखते जाएंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा बच्चे। अगला देखो, इसमें एक टॉपिक बच जाता है जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चे। तो सिंपली देखो, थर्ड लॉ को जो है ना एक साइंटिस्ट था, नस्ट था, यानी नर्नेस्ट कह सकते हो, NERNST बेटा, सिंपली NERNST, सिंपली नस्ट थर्मो साइंटिस्ट था। नस्ट क्या था, साइंटिस्ट था। तो सिंपली ये बोला कि जैसे कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उसका एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मान लो लेटेस्ट सी मैंने मार्कर लिया, तो मान लो कि सिंपली परफेक्टली क्रिस्टलाइन है। परफेक्टली क्रिस्टलाइन मतलब सिंपली ऑर्गेनाइज वे में सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक फिक्स पैटर्न पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, अरेंज होंगे। जैसे बेटा डायमंड देखो, तो डायमंड के अंदर से जो एटम्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न पे क्या है ना, अरेंज किए गए, फिक्स पैटर्न पे क्या है ना, अरेंज है, समझो।
तो सिंपली बच्चे क्या है ना कि उसका एंट्रोपी क्या होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी 0 होगा। देखो सिंपल फंडा है कि जब टेम्परेचर आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो टेम्परेचर कोई चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर के मॉलिक्यूल का कोई बिखरावपन नहीं होगा। तो सिंपली क्या ना कि ये स्टेटमेंट से कोई इसका लेन देन नहीं बच्चे, स्टेटमेंट बड़ा इजी है। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स मेरे एक्सपीरियंस से और जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स मेरे एक्सपीरियंस से बेटा क्या ना सुपर इजी में से एक है। जीरोथ भी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ, प्रीवियस अपने पार्ट 1 में बता चुका हूँ। और थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली फंडा ये कहता है कि कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा एट 0 केल्विन पे। क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि टेम्परेचर जब आप रेज ही नहीं करते हो तो एंट्रोपी कहाँ से बढ़ जाएगा। अरे अपना भी दिमाग लगा लो कॉमन से ना, तो पकड़ में आ जाएगा अच्छे से। इतना सब चीजें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या ना आपके सामने मैंने एक बार पेश कर दिया है ताकि आपको फील हो जाए कि थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स बेटा क्या होता है। आई होप कि मेरे सारे कंटेंट से आप सेटिस्फाइड होंगे। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें वीडियो बनाने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलता है बच्चे। आई होप कि वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू बेटा।